हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग टॉप 3000 लूसेंट जीके का एक सीरीज कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो उसका पार्ट 2 है, यानी दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया तो यकीन मान के चलिए आप लूसेंट को कंठस्थ कर लेंगे और परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्नों को आप ईजी वे में हल कर पाएंगे, क्योंकि इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लूसेंट के चुनिंदा प्रश्नों को और सिलेक्टिव प्रश्नों को, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिसके पूछने के चांस बने रहते हैं, उसी को कर रहे हैं। और उसको ऐसे ईजी वे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसको आप सुनने के बाद आपको यहीं पे याद हो जाएगा। और छोटा छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, इसलिए हमने छोटा वीडियो का सीरीज शुरू किया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाने पर लेंदी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। यह वीडियो पार्ट 2 है और इसके पहले वाला अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। कितना होता है? 7%। अगर मनुष्य के शरीर का भार 70 kg है तो उसका 7% जो है उसका रक्त होगा उसके शरीर में। ठीक है, तो यानी कि भार के हिसाब से, उसके भार के हिसाब से शरीर में रक्त की मात्रा होती है। और रक्त की मात्रा कितना होता है? तो उसके शरीर के भार का 7% होता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रैफीन होता है। क्या? ग्रैफीन। कार्बन के नैनो प्रतिरूप को, यानी नैनो रूप को, उसके नैनो रूप को हम ग्रैफीन कहते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसको कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको सेरीकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। देखिए, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में, जैसा कि आप जानते हैं, पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण के बारे में, चतुष्वर्ण समाज के बारे में जिक्र किया गया है। और चतुष्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आता है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य का जन्म ब्रह्मा के जंघाओं से और शूद्रों का जन्म उनके पैरों से हुआ है। उसी तरह उसका जो 3रा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। और इसके 9वें मंडल में, इसका 9वें मंडल जो है, इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तरकालीन वैदिक समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। संहिता के पश्चात देखिए, ब्राह्मण या ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद आरण्यक, उपनिषद का स्थान आता है। और इन ग्रंथों से हमको उत्तरकालीन वैदिक समाज के संस्कृति के विषय में, समाज और संस्कृति के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। 1500 से 1000 BC का काल ऋग्वैदिक काल है और 1000 से 600 BC का काल उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक के काल में अगर हमको जानना है तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों से हमको जानकारी प्राप्त होती है उस समय के समाज और संस्कृति के बारे में। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, जिसमें शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र है, कल्प, कर्मकांडीय विधि शास्त्र है, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, और व्याकरण, छंद व ज्योतिष है। यानी 6 वेदांग में कौन कौन शामिल है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। इसको किस लिए रचना किया गया था? तो इसको वेदों को भली भांति अच्छे से समझने के लिए, 6 वेदांगों की रचना की गई थी। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास के विषय में हमको जानकारी मिलती है। देखिए, यह डायरेक्ट BPSC में पूछ चुका है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। और अर्थशास्त्र हमको मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
और अर्थशास्त्र कहने से इसको नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र प्रशासन पर लिखा हुआ पुस्तक है, प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और मौर्यकालीन इतिहास के बारे में इसमें जानकारी मिलती है इस अर्थशास्त्र से। और एक और पुस्तक है इंडिका, उससे भी हमको मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की है। उसके बाद है टेसियस ईरान का राजवैद्य था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे यात्री भारत में आते रहे हैं पूर्व काल में, तो उसी में टेसियस भी आया था जो ईरान का राजवैद्य था। और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। लेकिन यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि टेसियस कहाँ का यात्री था, कहाँ से आया था और कौन था, तो यह ईरान का राजवैद्य था। ठीक है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री, आद इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। तो यहाँ देखिए, पठन पाठन लेखन के विकास के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राग इतिहास है। उस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ना भाषा का विकास हुआ था, ना लिपि विकसित हुई थी। तो उस समय के लोगों को, उस समय के काल को हम प्राग इतिहास काल के अंतर्गत रखते हैं। आद इतिहास का मतलब होता है कि उस समय, उस एरा में, उस काल में लोग पढ़ना लिखना जानते थे, भाषा का विकास हो चुका था, लिपि विकसित हो चुकी थी, लेकिन उस समय के जो साक्ष्य अभी मिलते हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। इतिहास को हम लोग उस समय से गिनती करते हैं, उस समय से लेते हैं जब लोग पढ़ना लिखना जानते थे, भाषा विकसित थी, लिपि का विकास हो चुका था, लेकिन उसके साक्ष्यों को हम लोग भी पढ़ पाते हैं। जैसे इसका हम लोग उत्तर वैदिक काल से शुरू करते हैं 600 BC से, और आज तक के काल को इतिहास के अंदर रखते हैं। बाकी सबको प्री हिस्ट्री और इतिहास के अंतर्गत, आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। आदि इतिहास के काल के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति का काल रखा जाता है। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है। ज्ञानी मानव कहने का मतलब हम लोग जैसा मानव, उसका प्रवेश इस धरती पर माना जाता है कि 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व हो गया था। रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि है वह 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ठीक है। और इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता को आद ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो यहाँ से आपको बहुत फैक्ट्स मालूम हो गया कि खोज कब की गई थी। तो 1921 ईस्वी में की गई थी। किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? तो आद ऐतिहासिक, यानी लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन उसके साक्ष्य को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। या कांस्य युग के अंतर्गत भी इसे रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो यह द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। और आर्यों से निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। और वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600 BC तक का काल वैदिक सभ्यता काल के अंतर्गत रखा जाता है। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उसके उलट अगर देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी वैदिक सभ्यता में। ठीक है। जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलप किसे कहा जाता था? आपको ऑप्शन दे देगा कि मुखिया पिता होता था, पिता को कहते थे, या परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। कब कहा जाता था? तो वो वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ठीक है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यानी कि मान सकते हैं कि ऋग वैदिक काल बहुत ही प्रोग्रेसिव काल था। उसमें स्त्रियों और के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए हैं, महावीर स्वामी।
जिनका जन्म हुआ था 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और जो अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, कपिलवस्तु के अंतर्गत आता था। और इनकी मृत्यु हुई 483 बीसी में, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, यानी ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता था। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है, यानी हड़प्पा सभ्यता काल में लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म में लोग विष्णु की पूजा करते हैं, और इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। नारायण के पूजक पंचरात्र कहे जाते थे। नारायण भी विष्णु का एक रूप है, तो नारायण के पूजक को क्या कहते थे? पंचरात्र कहते थे। विष्णु के पूजक को वैष्णव कहते थे। और वैष्णव धर्म का विकास कब हुआ? तो भागवत धर्म से हुआ। श्री कृष्ण ने इनका विकास किया, यानी भागवत धर्म का विकास किसने किया? तो श्री कृष्ण ने किया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, और 322 ईसा पूर्व में 322 बीसी में इन्होंने घनानंद को मारकर मगध की राजगद्दी प्राप्त की। ठीक है। और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य यानी विष्णुगुप्त इनके प्रधानमंत्री थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कुतुब बख्तियार खिलजी था। ऐबक कहने का मतलब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक से है। तो ऐबक का सहायक सेनानायक था बख्तियार खिलजी, और 1197-98 में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों मोहम्मद गोरी का सेनापति था, और जब भारत में आया तो यह 1197-98 में आया था और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पहला कौन मुसलमान शासक था जो जजिया कर लागू किया था ब्राह्मणों पर। तो यह फिरोज तुगलक था। और इससे 2 फैक्ट और बनते हैं। बाद में अकबर का काल आया तो अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर से औरंगजेब ने अपने काल में इसको शुरू कर दिया। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग होता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मांगलिक व अर्राद कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मांगलिक तथा अर्राद क्या था? तो यह बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन होती थी सल्तनत काल में। ठीक है, सल्तनत काल के अंतर्गत। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। जैसा कि आप जानते हैं कि संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी, और संगम उसके पिता का नाम था, तो उसी के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। और उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था, और इसे इमाडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इमाडी देवराय किसे कहा जाता था। फारसी राजदूत आया था अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, विजयनगर का मतलब क्या होता है? तो जीत का शहर होता है विजयनगर। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई थी, और इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब है जो 4 मंजिली है, और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। और हैदराबाद शहर की भी स्थापना किसने की थी? हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। तो औरंगजेब यानी गैर मुसलमान देश में जाते थे, यानी गैर मुसलमान करने का मतलब जो हिंदू सिख ईसाई ये सब गैर मुसलमान, तो उसको काफिर समझते थे मुसलमान, और उसका मेन मकसद होता था कि उसको इस्लाम का देश में कन्वर्ट कर दिया जाए।
तो औरंगजेब का यह सबसे प्रबल इच्छा हमेशा रहती थी और इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य इसको लेकर चलता था कि काफिरों के देश को इस्लाम के देश में परिवर्तित कर दिया जाए, जिसको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने को कहा जाता था। पलखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था और जिसमें निजाम की हार हुई थी और निजाम के साथ मुंशी सिवा गांव की संधि हुई थी। ठीक है, मुंशी सिवा गांव संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुंशी सिवा गांव की संधि किसके किसके साथ हुई थी? तो बाजीराव प्रथम और निजाम के साथ 7 मार्च 1728 में। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। यानी आर्टिकल जो 93 है इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जिक्र किया गया है कि लोकसभा के सदस्य स्वयं अपने सदस्यों के बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किया जाता है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 332 में। यानी 332 में यह उल्लेख किया गया है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का सीट रखा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे टॉपिक आपको अच्छे टॉपिक पर वीडियो मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।